मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान 1989 टू 2007। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो सीधा सीधा ट्रैवल नहीं करते, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई गई है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने मैट्रिक इंटरमीडिएट तक फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? जैसे आप एक कोर्स करते हैं, एक कर्व बनाते हैं, तो ये मिसाइल भी वैसे ही कर्व में ट्रैवल करते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये लॉन्च होते हैं, ये कर्व बनाते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे आते हैं। इसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो कर्व बनाकर ट्रैवल करते हैं, वो सीधा सीधा ट्रैवल नहीं करते। वो लॉन्च होते हैं, उनकी बॉडी डीअटैच होती रहती है, वो अपने टारगेट पर इस तरह हमला करते हैं। इसके मुकाबले में जो क्रूज़ मिसाइल होते हैं वो सीधा सीधा ट्रैवल कर सकते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल नहीं करते, वो लॉन्च होते हैं और सीधा हमला कर सकते हैं। तो क्रूज़ मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल में ये बुनियादी फ़र्क है जो आपको पता होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो ये हमारी दुनिया का एक नक्शा है, हमने इसको मुख्तलिफ़ बरे-आज़मों में तक़सीम किया है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। और ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है। हम आपको पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तारीख़ पढ़ा रहे हैं। आज के जदीद दौर में बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कायम रखते हैं। ये मुल्क का दिफा करते हैं। ये मुल्क की दिफाई और हमला करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। और तीसरी दुनिया के ममालिक की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाती है अगर उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अमेरिका बहादुर, रूस और चीन के पास जदीद बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर और बाहर ये लगा रखे हैं ताकि अपनी हिफाजत कर सकें। तो अगर जंग हो और दुश्मन को शिकस्त देनी हो तो बैलिस्टिक मिसाइल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि इनको एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर ये बहुत ऊपर आसमान में जाते हैं और फिर लॉन्च होते हैं और बहुत बड़ी कर्व बनाते हैं, बड़ी प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं, तो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है इनको मॉनिटर करने पे और आप सिर्फ सैटेलाइट वगैरह से इनको मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर इनके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब लग जाए तो फिर तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऑर्बिट की मोशन में हरकत करते हैं, यानी ये लॉन्च होते हैं और उसके बाद फिर कर्व बनाते हैं। यानी पहले लॉन्च होते हैं, ऊपर आसमान में जाते हैं और फिर थोड़ी सी यू की शेप में ट्रैवल करके फिर वापस नीचे की तरफ आते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर जो बैट्समैन होता है छक्का लगाता है तो गेंद पहले ऊपर आसमान में जाती है और फिर नीचे आती है और एक कर्व बनाती है, कोर्स बनाती है। तो ये इस तरह से मूव करते हैं। तो नाज़ी जर्मनी वो पहला मुल्क था जिसने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए थे और उनका नाम V2 रॉकेट रखा था। ये काम वेनबर वॉन ब्राउन की निगरानी में हुआ था और ये मिसाइल 1930 और 1940 की दिहाई में बनाए गए थे। तो इन मिसाइल को फिक्स जगह से भी लॉन्च किया जा सकता है और उनको दूसरी जगह ले जाकर भी लॉन्च कर सकते हैं। यानी आप व्हीकल्स वगैरह की मदद से इनको मूव कर सकते हैं और वहीं से मिलिट्री व्हीकल्स, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी वाले ट्रक्स की मदद से भी इनको लॉन्च कर सकते हैं और जंगी जहाज़ से भी लॉन्च कर सकते हैं और आबदोज़ वगैरह से, सबमरीन वगैरह से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। और इनके हमला करने की रेंज के हिसाब से इनको मुख्तलिफ़ इक़साम में तकसीम किया जाता है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं। इनकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर होती है और वो मिसाइल जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है उनको बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। तो सबसे छोटी रेंज वाले होते हैं बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उनसे ऊपर होते हैं टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 150 से 300 होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इनको थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इनकी हमला करने की हदूद 1000 से 3500 किलोमीटर होती है।
और उससे ऊपर आते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी हमला करने की सलाहियत 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं, जिनकी हमला करने की सलाहियत 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। आखिर में हमारे पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं, जिनकी रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर भी हो सकती है और ये बहुत ही लॉन्ग रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखते हैं। और इसी जो कैपेसिटी है कि कौन सा मिसाइल कितनी दूर जा सकता है, उसी बेस के ऊपर हम इनको डिफरेंट एरियाज़ में कैटेगराइज करते हैं। हम सब जानते हैं कि हर मुल्क में जुनूनी, नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल पेशेंट लोग होते हैं और इसी तरह के लोगों की आज इंडिया के अंदर हुकूमत भी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल नरेंद्र मोदी है, जो हमें कहते हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली है ही। तो भाईजान, आप अपने राफेल संभाल नहीं सके तो रोटी भी अपने लोगों को खिलाएं। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल नरेंद्र मोदी हैं। तो पाकिस्तान देखता है कि इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है, जिसमें हमारे पास अक्ष है, त्रिशूल है, एंटी टैग नाग शामिल हैं। इसके अलावा पृथ्वी वगैरह है और पृथ्वी जो मिसाइल है उनका उसकी 150 से 200 किलोमीटर तक रेंज है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा इलाका और जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो ख़तरे में आ जाती है। इसके अलावा अग्नि मिसाइल तो बहुत दूर तक हमला कर सकता है, जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि बीजिंग, रियाद, जकार्ता, तेहरान तक वो जा सकता है, यानी लॉन्ग रेंज वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके अलावा जो इंटरकॉन्टिनेंटल वाले मिसाइल हैं जो इंडिया के पास हैं, वो तो और भी बड़ा ख़तरा पैदा कर देंगे। तो ये एक रीज़न है कि पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि जुनूनी नफ्सियाती लोग हर वक्त होते हैं और वो कभी भी हुकूमत में आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान इंडिया के जवाब में पाकिस्तान ने चीन की मदद ली और शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदे। और ये बात 1980 की दिहाई की है। अमेरिका बहादुर को ये बात पसंद ना आई, जबकि वो इंडिया पर ज़्यादा सख्ती नहीं दिखा रहा था, तो हमने कहीं ना कहीं से तो टेक्नोलॉजी हासिल करनी थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत संजीदगी से काम शुरू कर दिया। हमने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्पार्को वगैरह में और बाकी इदारों की कोलैबोरेशन से मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1989 में पाकिस्तान ने हदफ 1 बनाया, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर थी। पाकिस्तान ने 1989 में हदफ 1 बनाया, जो कि 500 किलोग्राम वज़न लेकर जा सकता था और उसकी रेंज 80 किलोमीटर थी। इसी साल हदफ 2 मिसाइल भी बन गया, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। अब हम देखते हैं कि 2004 में पाकिस्तान हदफ 3 लॉन्च करता है और उसका नाम गजनवी रखता है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जिससे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एरिया आ जाता है और हमारी रेंज बढ़ जाती है। और ये मिसाइल पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी था। इसके अलावा 1980 की दिहाई में वापस जाएं, 1990 से लेकर 2001 तक या भी आप कह सकते हैं, तो उस दिहाई में पाकिस्तान घोरी बनाता है, शाहीन मिसाइल बनाता है और इन दोनों की डिफरेंट जो रेंज हैं वो अगर कंबाइन देखी जाए तो पाकिस्तान के पास रेंज आ जाती है 180 से 2000 किलोमीटर तक। यानी पाकिस्तान 180 से 2000 किलोमीटर की रेंज में हथियार दाग सकता है। इसके अलावा जंगी जहाज़ गिराने वाला जो अंजा मिसाइल है वो भी तैयार कर लेता है और टैंक मारने वाला बख्त शिकन भी तैयार कर लेता है। और ये जितने मिसाइल हैं ये ज़्यादातर लिक्विड फ्यूल मिसाइल होते हैं और ये मिसाइल बहुत ही शानदार और बहुत ही बारीक सतह पर जाकर ये टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जिससे पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, वो इंडियन मिसाइल से मिनिमम भी 3 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। 2005 में पाकिस्तान क्रूज़ मिसाइल भी तैयार कर लेता है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर होती है। 2007 में पाकिस्तान शॉर्ट रेंज क्रूज़ मिसाइल भी तैयार कर लेता है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होती है। क्रूज़ मिसाइल वो होते हैं जो सीधे सीधे ट्रैवल कर सकते हैं, उनको प्रोजेक्टाइल मोशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो लेज़र गाइडेड हों तो वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके पीछे ट्रैवल करते रहते हैं जब तक कि वो उस चीज़ को हिट ना कर दें। ये क्रूज़ मिसाइल होते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बाद पाकिस्तान क्रूज़ मिसाइल में भी बहुत आगे आ जाता है। 700 रेंज वाला भी बना लेता है, 350 रेंज वाला भी बना लेता है, जिससे पाकिस्तान के पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। यानी 2007 तक इंडिया की जहरियत का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। और अब हमारे पास भी क्रूज़ मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। बड़ी कहानी को मुख्तसर करते हैं कि पाकिस्तान की जो मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती है और अब तो पाकिस्तान अपने ड्रोन भी बनाता है
और पाकिस्तान की मिलिट्री के पास जदीद मिसाइल भी आ चुके, तो अब पाकिस्तान अपनी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकता है। हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है और उनको कैरी करने के लिए मिसाइल्स भी हैं, और हमारे पास अभी नॉन न्यूक्लियर ड्रोन्स वगैरह भी हमारे पास अपने बनते हैं। हाँ, हम चाइना और तुर्की की मदद लेते हैं, लेकिन हम अपने ड्रोन भी बनाते हैं। और पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए टेक्नोलॉजी बना ली, और यही हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है कि हम पहले अपने हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुश्मन करेगा तो ये हमारा हक है कि हम भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर है, वो एक बदनुमा धब्बा बन गया माथे का। तो अगर हम देखें जो इंडिया की सोच है, जिसमें हिंदुत्व की सोच है कि पूरा पाकिस्तान उनका है, बांग्लादेश उनका है, नेपाल उनका है, भूटान उनका है, श्रीलंका उनका है, अफ़गानिस्तान उनका है, तो समझ नहीं आती कि क्या क्या उनका है। उसके अलावा आरएसएस की सोच है, जिसकी जो सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास एक नफसियाती मरीज़ नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा आर्य समाज की एक एंटी मुस्लिम सोच है, शुद्धि और संगठन जैसी एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स हैं। बाल ठाकरे जैसे लोग आम फिरा करते थे, इनको हमारे हाफिज़ सईद से मसला है कि भाई पहले अपने बाल ठाकरे को तो जेल में डालो ना, या फिर उसको तो तुम जेल में डाल नहीं सके, या जो उसके जो गद्दी नशीन है उनका तो तुम कुछ कर नहीं सकते, और तुम हमारे हाफिज़ सईद के ऊपर करते हो बात, जो कि है ही एक कस्टडी के अंदर, और उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कंट्रोल है, वो तो हाउस अरेस्ट के अंदर है। तो बाल ठाकरे को ये देखते नहीं है, हाफिज़ सईद से इनको मसला है। फिर अखंड भारत की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो जो इंडिया के जो पर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी बनाता रहता है, ताकि अगर उनको नफसियाती बीमारी ज़्यादा बढ़े तो दवाई उनको टाइम पर दी जा सके। इसके अलावा मसला कश्मीर भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को हमेशा ख़राब करके रखता है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जब हल नहीं होता तो आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, आप आएँ बैठें 2 घंटे 3 घंटे 7 घंटे 2 दिन 3 दिन हफ्ता बैठ के बात करते हैं, और किसी नेट रिजल्ट पे आ जाते हैं, ठीक है हम ये कर लेंगे। तो जब हल नहीं है तो मैनेज तो किया जा सकता है। अब आपके पास 1 अरब तकरीबन 35-40 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 25 करोड़ हैं, और बाकी पूरी दुनिया की आबादी देखा जाए तो क्या मिलेगा न्यूक्लियर वॉर करके। हम डरते नहीं हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो हम देख सकते हैं कि वही जीतता है जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। आज का इंसान पत्थर के ज़माने के इंसान को आसानी से हरा सकता है, बल्कि आज का इंसान टैंक और दूसरी जंग अज़ीम की टेक्नोलॉजी को भी आसानी से हरा सकता है। और आज तो घर बैठे बैठे कंप्यूटर पे भी ड्रोन की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वेबसाइट्स वगैरह हैक करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आज प्रॉक्सी वार, 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार, इन तमाम चीज़ों का ज़माना है। तो यह आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।